हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी अभ्यास सागर का पाठ दूसरा असल धन और व्याकरण इसमें हम जो पढ़ रहे थे वो था तत्सम, तद्भव और साथ ही साथ विराम चिन्ह और अपठित गद्यांश यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये आपने ध्यान देना है। अब तक जो हमने पढ़ा तत्सम और तद्भव। तो तत्सम शब्द कौन से हैं? संस्कृत के शब्द जो ज्यों के त्यों ही हमने ले लिए हैं, और जो तद्भव शब्द हैं थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी में ले लिए गए हैं। अच्छा, उसके बाद हमने विराम चिन्हों को पढ़ा था और विराम चिन्ह लगाकर उसके हमने नाम भी लिखे थे। तो विराम चिन्ह के नाम और उसके जो है नाम के साथ साथ चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में इसी तरह से आता है कि विराम चिन्ह का नाम लिखा है और आप चिन्ह लगाइए, या फिर विराम चिन्ह लगा हुआ दे देते हैं और या फिर उसका नाम लिखिए। तो प्रश्न इसी तरह से आता ही आता है, तो वो आपने ध्यान रखना है। तो देखिए कौन कौन से विराम चिन्ह हमने पढ़े थे। हमने पढ़ा था, देखो, पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, योजक, निर्देशक, साथ में हमने पढ़ा था विस्मयादि बोधक और कोष्ठक, लाघव ना। तो ये हमने विराम चिन्ह पढ़े थे, और इन विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। यदि हम विराम चिन्हों का अल्प विराम, एकल उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह ये भी पढ़े थे, तो इन विराम चिन्हों का प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है, और इन विराम चिन्हों के प्रयोग के कारण हम जब पढ़ते हैं तो हमारा उचित लय ताल के साथ हम पढ़ सकते हैं, उचित उतार चढ़ाव के साथ हम पढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि कब कहाँ रुकना है, कब कहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। तो आइए प्रश्न 9 में भी क्या कहा है, नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो हम वाक्य पढ़ेंगे और विराम चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो वाक्य देखिए क्या है, हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। अब इसमें क्या लगेगा, है ना, थोड़ा सा खुद चिंतन मनन करें। हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, तो इसमें तो सीधा एक पूर्ण विराम आएगा, है ना। और अगला है, मैं चिल्लाया, यह कूड़ा किसने फेंका है। मैं चिल्लाया के बाद अल्प विराम, क्योंकि जब भी किसी की कही हुई बात को हम बताते हैं तो उसको हम दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखते हैं। दोहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो मैं चिल्लाया के बाद अल्प विराम, और एकल और दोहरा उद्धरण चिन्ह से पहले अल्प विराम लगता ही लगता है। मैं चिल्लाया अल्प विराम, यह कूड़ा किसने फेंका है। तो किसी का कहा हुआ डायलॉग है, तो उसको हम दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लेते हैं। फेंका है, इसमें क्या हो जाएगा, फेंका है में फेंका है तो यहाँ लास्ट में क्या लगेगा, पूर्ण विराम। और जब भी पूर्ण विराम लगा, दोहरा उद्धरण चिन्ह कब लगता है, हम पूर्ण विराम में प्रश्न सूचक चिन्ह उसको भी अंदर ही लेते हैं, ठीक है। तो मैं चिल्लाया अल्प विराम, फिर यह से दोहरा उद्धरण चिन्ह स्टार्ट, और यहाँ पूर्ण विराम लगकर दोहरा उद्धरण चिन्ह फिर आप खत्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, आज मैंने प्रेमचंद के बड़े भाई साहब कहानी पढ़ी। थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। आज मैंने प्रेमचंद की बड़े भाई साहब कहानी पढ़ी। तो देखिए हमने कहा था, ओह एक रह गया, ये मैं चिल्ला ये कूड़ा किसने फेंका है, यहाँ प्रश्न सूचक आएगा क्योंकि प्रश्न किया गया है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास अंदर करेंगे। आज मैंने प्रेमचंद की
बड़े भाई साहब कहानी पढ़ी। तो आज मैंने प्रेमचंद की कॉमा और यहाँ बड़े भाई साहब ये कहानी का नाम है, तो इसको इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में करेंगे, क्योंकि किसी भी टॉपिक, किसी भी विषय, किसी भी शीर्षक या किसी भी पुस्तक के नाम को हम एकल उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखते हैं। तो आज मैंने प्रेमचंद की, ठीक है, और अल्पविराम और यहाँ एकल उद्धरण चिन्ह, बड़े भाई साहब में एकल उद्धरण चिन्ह, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में करेंगे, कहानी पढ़ी और यहाँ पर पूर्ण विराम। बच्चों क्या कर रहे हो? तो जब भी हम संबोधन भी करते हैं तो हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हालांकि यहाँ पे हर्ष या दुख या है ना कुछ इस तरह की बात होती है तो भी हम किसका प्रयोग करते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह, कोई भी आश्चर्यजनक बात। लेकिन किसी का संबोधन करने पर भी हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो विस्मयादि बोधक एक्सक्लेमेशन मार्क, तो बच्चों के बाद आप विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। क्या कर रहे हो? तो यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा, ठीक है। बच्चों क्या कर रहे हो? तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह और फिर क्या कर रहे हो के बाद पूर्ण विराम। कचरा इधर उधर मत फेंको। कचरा इधर उधर के बीच में क्या आ जाएगा? योजक चिन्ह। इधर उधर के बीच में क्या आएगा? योजक चिन्ह। मत फेंको के बाद पूर्ण विराम। अरे बाप रे, इतना बड़ा हाथी। तो अरे बाप रे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह, इतना बड़ा हाथी, तो यहाँ पर पूर्ण विराम, ठीक है। चलिए, तो अब कहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग करना है ये जानकारी आपको प्राप्त होगी। विराम चिन्हों के नाम और विराम चिन्ह ये भी याद रखने हैं, तो इसका अभ्यास करते रहें। तो आइए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आइए पहले नियम जान लें कि जो अपठित गद्यांश है उसको करने का तरीका क्या है। सर्वप्रथम अब यहाँ कह रहे ध्यान से पढ़िए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं कह रही हूँ कि पहले आप प्रश्न पढ़िए, फिर आप अपठित गद्यांश पढ़िए, तो हमें उत्तर जल्दी मिलेंगे और हमारे समय की बचत भी होती है। क्योंकि परीक्षा में जब आप अपठित गद्यांश या अपठित काव्यांश करते हैं तो पहले यदि हम प्रश्नों को पढ़ लें तो हमें पढ़ते पढ़ते वो प्रश्न भी हम दिमाग में रख लें और किस तरह से करना है ये ध्यान दें। देखिए, सबसे पहला स्टेप कि आप प्रश्न पढ़ेंगे, अपठित गद्यांश नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। पहले प्रश्न पढ़ेंगे, फिर उसमें कौन सी बात मुख्य पूछी गई है उसको थोड़ा सा अंडरलाइन करके रख लेंगे ताकि वो ध्यान रहे, और फिर हर प्रश्न में आप ऐसे कर लेंगे। चलिए एक बार अभ्यास करके देखें और फिर देखते हैं कितनी जल्दी हमें प्रश्न उत्तर जो है वो मिलते हैं। एक उदाहरण दूंगी, बाकी आप स्वयं करेंगे। रीना ने सबसे क्या कहा था? ठीक है, तो रीनू ने सबसे क्या कहा था, तो रीनू को हम अंडरलाइन कर लेंगे। क्या कहा था ये पूछा है, ठीक है, सबसे क्या कहा था ये पूछा है, हम इस चीज को ध्यान रखेंगे। रीनू कौन सा नज़ारा देखना चाहती थी, तो कौन सा नज़ारा हमने ध्यान रखना है, ठीक है। स्कूल में रीनू क्या सोच रही थी, ठीक है, कहाँ पे? स्कूल, ठीक है, में रीनू क्या सोच रही थी, तो ये हमने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, रेवा के घर पहुंचकर रीनू ने क्या देखा, तो यहाँ क्या है मुख्य बात? रीनू ने क्या देखा, कहाँ? रेवा के घर रीनू ने क्या देखा। रीनू क्या चाहती थी और क्या हुआ, ठीक है, तो रीनू क्या चाहती थी और क्या हुआ, ठीक है। अब हमने ये पांचों प्रश्न पढ़ लिए, अब हम अपठित गद्यांश की ओर बढ़ेंगे। ये तरीका है करने का ताकि हमें जल्दी प्रश्न उत्तर मिल जाए। देखिए,
रीनू ने सबसे कह दिया कि रेवा की मम्मी ने रेवा के जन्मदिन पर बुलाया है। अब ये भी कहीं प्रश्न था, ठीक है। रीनू ने सबसे कह दिया कि रेवा की मम्मी ने रेवा के जन्मदिन पर बुलाया है। अब देखिए, ये प्रश्न भी हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था। अच्छा, दूसरे दिन 1 अप्रैल थी। सुबह से रेनू के मन में शाम का नज़ारा देखने की बेचैनी थी। देखिए, ये भी कहीं आया था ना, कौन सा नज़ारा देखने की बेचैनी थी। रीनू कौन सा नज़ारा देखना चाहती थी, ठीक है। तो सुबह से रीनू के मन में शाम का नज़ारा देखने की बेचैनी थी, ठीक है। कौन से शाम का नज़ारा देखने की बेचैनी थी? जब सब अपने अपने उपहार लेकर जाएंगे और रेवा हैरान होकर सबका मुंह ताकती रह जाएगी, ये देखने के लिए वो बड़ी बेचैन थी। तो मिल गया ना हमें एक प्रश्न का उत्तर। वह और उसकी मम्मी परेशान सी, है ना। वह और उसकी मम्मी परेशान सी कहेंगी, हमने तो किसी को नहीं बुलाया, किसी का जन्मदिन भी नहीं है, फिर सब उपहार लेकर क्यों आए हैं। क्योंकि रीनू ने सबको कह दिया था ना झूठी, कि रेवा की मम्मी ने रेवा के जन्मदिन पर बुलाया है। तो सबसे क्या कहा था, रीनू ने सबसे क्या कहा था? तो पहले प्रश्न का उत्तर तो हमें पहले ही मिल गया। रीनू ने सबसे कह दिया था कि रेवा की मम्मी ने रेवा के जन्मदिन पर बुलाया है। उन्होंने नहीं कहा था, रीनू ने कह दिया था। अब शाम को नज़ारा भी वो क्या देखना चाहती थी कि जब सारे उपहार लेकर आएंगे तो सब रेवा जो है वो हैरान हो जाएगी, सबका मुंह ताकती रह जाएगी, क्योंकि वो परेशान हो जाएंगी ना कि उन्होंने तो नहीं बुलाया था, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे। और अब मैं एक बार पढ़ देती हूँ, अब प्रश्न के उत्तर आप स्वयं ढूंढेंगे। देखो, 2 मैंने बता दिए, अब बाकी आप करेंगे। वह और उसकी मम्मी परेशान सी कहेंगी, हमने तो किसी को नहीं बुलाया, किसी का जन्मदिन भी नहीं है, फिर सब उपहार लेकर क्यों आए हैं। उस समय सबके चेहरे देखने लायक होंगे। सारा दिन स्कूल में उसका मन नहीं लगा, लेकिन एक बात सबसे मुश्किल थी, वह यह कि रीनू ही तो सबका अप्रैल फूल बना रही थी। देखो, बिना गए सबके खिसियाने चेहरे कैसे देखेगी, इसलिए उसे तो जाना ही होगा। वह भी एक डिब्बे में कागज भरकर उसे सजाकर रेवा के घर गई। उसके घर पहुंची तो देखा सब खा पी रहे थे। रेवा ने उसे देखा तो खींचकर अंदर ले गई। सचमुच रेवा का जन्मदिन था। उसे और सबको बुद्धू बनाने के चक्कर में रीनू का ही अप्रैल फूल बन गया। तो देखो, स्कूल में रीनू क्या सोच रही थी, स्कूल में क्या सोच रही थी, अभी हमने देख लिया कि उसका मन ही नहीं लगा। वह तो ये सोच रही थी कि कैसे वो सबका जो है वो अप्रैल फूल बना रही है ना। यहाँ पे था ना इसका उत्तर। किसी का जन्मदिन, फिर वे सब उपहार। सारा दिन स्कूल में उसका मन नहीं लगा, लेकिन एक बात सबसे मुश्किल थी, वह ये कि रीनू ही तो सबका अप्रैल फूल बना रही थी। सबसे क्या कहते हैं ना, तो वो आपने प्रश्न उत्तर अब ढूंढने हैं। तो इस तरह से ढूंढते हैं कि पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, फिर अपठित गद्यांश, और फिर प्रश्न देखिए तो फटाफट उत्तर मिलते जाते हैं, है ना। ये तरीका है करने का। रीनू क्या चाहती थी और क्या हुआ? रीनू तो अप्रैल फूल बनाना चाहती थी, अप्रैल फूल बनाना चाहती थी सबका, लेकिन उसी का अप्रैल फूल बन गया, है ना। रेवा के घर पहुंचकर रीनू ने क्या देखा? घर पहुंचकर देखा कि सचमुच में सब खा पी रहे थे और उसका जन्मदिन था और सब लोग आए हुए थे ना, यही देखा ना उसने, और उसका ही अप्रैल फूल बन गया। तो ये थे हमारे, जो हमने, यह है अपठित गद्यांश करने का तरीका जो सीखा, ठीक है। तो अब तक हमने तत्सम तद्भव शब्दों को जाना, जो कि आप ध्यान से उसको याद भी रखेंगे। तत्सम तद्भव
विराम चिन्ह और अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश का तरीका, पहले प्रश्न पढ़ने हैं, फिर अपठित गद्यांश पढ़ना है। प्रश्न में आप रेखांकित कर लीजिए, जो मुख्य बात पूछी गई है तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं रहती है। जब हम अपठित गद्यांश पढ़ते हैं तो वहाँ से फटाफट प्रश्न उत्तर हमें मिलना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो फिर से अगर नहीं हो रहा तो फिर से प्रश्न देख लीजिए, तो जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन इसमें टाइम वेस्ट होता है अगर आप अपठित गद्यांश पहले पढ़ते हैं, फिर प्रश्न पढ़ते हैं, फिर अपठित गद्यांश, फिर दोबारा से ढूंढते हैं। नहीं, पहले प्रश्न फिर अपठित गद्यांश। तो एक काम सिर्फ आपको दे रही हूँ छोटा सा, ये जो प्रश्न 11 है, निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो ये आप करेंगे। तो इसमें देखिए, मुरली वाला बोला, आपको क्या पता बाबूजी की इनकी असली लागत क्या है। ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में यह मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है ना। तो यहाँ पर आपने विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि विराम चिन्ह, उचित विराम चिन्ह कहाँ लगाने चाहिए, उचित स्थान पर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।